J Tunes। ठंड में गरीब का अंगीठी का हीटर। अरे ओ सरिता, मर गई क्या या आज कुंभकर्ण की नींद सोने का इरादा है? देख तो जरा, बाहर मुर्गों ने बांग दे दी और यहाँ महारानी के खर्राटे बंद नहीं हो रहे। उठ रही है या मैं ही आकर बालों से खींचूं? सरिता हड़बड़ाकर उठती है। उसकी आंखों में नींद का नशा था, लेकिन सास की आवाज में वो डर जो नींद को एक पल में उड़ा देता है। उठ गई माँ जी, बस अभी उठ गई। वो बाल्टी लेकर पानी भरने जा रही हूँ। बस करती रहती हैं, जुबान तो कैंची की तरह चलती है। सुन ले कान खोलकर, पहले रात के जूठे बर्तन मांज, फिर आंगन में झाड़ू लगा और फिर चूल्हा जला। अगर चाय मिलने में देर हुई तो आज तेरा दिन खराब कर दूंगी। जी माँ जी, अभी करती हूँ। माँ, मैं उठ गया। जाग गया मेरा लाल, सो जा अभी, बहुत जल्दी है। अम्मा, पानी बहुत ठंडा है ना, आपके हाथ लाल हो गए हैं। अरे नहीं बेटा, ये हाथ तो अब लोहे के हो गए हैं। पानी ठंडा है तो क्या हुआ, इससे नींद तो भाग गई ना। देख, हाथ थोड़े सुन हो जाते हैं, पर काम नहीं रुकता राजा बेटा। तू सो जा। घर का काम खत्म हुआ तो दुकान का काम शुरू। सरिता की जिंदगी में आराम शब्द की कोई जगह नहीं थी। भैरव की चाय की टपरी, जहां शहर के मजदूर अपनी ठंड भगाने आते थे, सरिता के लिए वो एक और रणभूमि थी। अरे ओ सरिता, अंगीठी जला दी या वहीं सोती रह गई धुएं के बीच? आधा घंटा हो गया तुझे आए हुए। अभी जला रही हूँ मालिक, लकड़ियाँ थोड़ी गीली हैं। बहाने मत बना, तेज कर हाथ। देख नहीं रही ग्राहक ठंड में ठिठुर रहे हैं। अगर कोई ग्राहक बिना चाय पिए गया तो तेरे पैसे काट लूंगा आज। ए बहन, चाय जरा कड़क बनाना, हाथ जम गए हैं। अभी लाती हूँ भैया, एकदम कड़क मिलेगी। देखो भाई, चाय तो इसकी बनाई हुई गरम है, पर इसकी चाल देखो, कछुए से भी धीरे। क्यों री, पैरों में मेहंदी लगी है क्या? सही कह रहे हो सेठ, लगता है मैडम को ठंड कुछ ज्यादा ही लगती है। सरिता चुपचाप काम करती रहती है, क्योंकि उसकी चुप्पी ही उसका एकमात्र हथियार था। दर्द होता है ना सरिता? दर्द तो तब होता था कमला, जब शुरुआत की थी। अब तो आदत हो गई है। सरिता दिन भर का काम निपटाकर जब घर की ओर चली, तब तक आसमान में अंधेरा उतर चुका था। रास्ते में कदम तेज थे, पर मन में डर भी था। जैसे ही वो घर पहुंची, उसकी सास गुस्से में दरवाजे पर ही खड़ी थी, जैसे उसका ही इंतजार कर रही हो। आ गई महारानी, मुझे लगा आज दुकान वहीं बसा ली तूने। माँ जी, काम ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। झूठ मत बोल, ये सब काम से बचने के बहाने हैं। चल खाना बना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और सुन, मेरे लिए रोटियां नरम बनाना। सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं, मगर सरिता के हिस्से में यहाँ भी आराम नहीं था। चिराग और माजी मोटी रजाई ओढ़े चैन की नींद सो रहे थे। कमरे में सुकून पसरा हुआ था, और बेचारी सरिता एक कोने में पड़ी पतली सी चादर में सिमट कर लेटी थी। ठंड उसकी हड्डियों तक उतर रही थी, पर आंखों में नींद नहीं थी। छत की ओर देखते हुए वो बस यही सोच रही थी कि क्या कभी उसके हिस्से में भी ऐसी ही गर्माहट आएगी, या जिंदगी यूं ही ठिठुरती रहेगी। अगली सुबह सरिता आंगन में बैठी मिट्टी और गोबर मिला रही थी। उंगलियां ठंड से सुन्न थीं, सांस से भाप निकल रही थी। रात की ठिठुरन अभी तक उसके बदन में अटकी हुई थी। ठंड से लड़ने के लिए उसने मन ही मन तय कर लिया था, अगर उसे रजाई नहीं मिली तो वो अपनी आग खुद पैदा करेगी। ये क्या लीपोत कर रही है? अंगीठी बना रही हूँ माँ जी, बस थोड़ी गर्मी के लिए। चिराग को रात भर खांसी आती है। घर काला हुआ धुएं से तो याद रखना। शाम को अंगीठी जलती है और चिराग आग ताप कर बहुत खुश था। उस रात ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाया। हवा हड्डियों को चीरती हुई भीतर तक उतर रही थी, और मोटी रजाई भी बेअसर हो चुकी थी। सरिता की सास को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। दांत कटकटाने लगे, बदन कांपने लगा। बेबसी में उसने सरिता को आवाज दी। हे राम, आज तो लगता है प्राण निकल जाएंगे। अरे ओ सरिता, सरिता।
जी माँ जी, वो अंगीठी जला दे, मुझसे ये सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। सरिता आग जलाती है और सांस को गर्मी देती है। सांस सरिता के जले हुए हाथों को देखती है। उसकी आंखों में पहली बार पछतावे की झलक दिखती है, पर वो कुछ बोलती नहीं। घर के अंदर बर्फ थोड़ी पिघल रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी क्रूर थी, और यही क्रूरता सरिता की जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन जल्दबाजी में सरिता अपना टिफिन घर भूल गई। अरे, ये पगली फिर खाना भूल गई। दिन भर भूखी मरेगी और शाम को चक्कर खाकर गिरेगी। चलो मैं ही दे आती हूँ, थोड़ा बाहर भी हो आऊंगी। सरिता की सास टिफिन लेकर दुकान पर पहुंची, लेकिन वहां जो उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। तेरी उंगलियों में जान है या वो भी मर गई? एक गिलास ठीक से नहीं धोया जाता। देख, ये चिकनाई लगी है अभी तक। मालिक, पानी बहुत ठंडा है, हाथ सुन्न हो गए थे, माफ कर दो। माफ कर दो? मुफ्त की रोटियां तोड़ने आती हैं यहाँ। अगर ये गिलास गंदा रहा तो आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। चल वो कचरा उठा। सास पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। सरिता की हालत देखते ही उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो बिना टिफिन दिए ही वहां से घर चली गई। शाम को जब सरिता घर लौटी तो उसकी सास ने पहली बार उसे बैठाकर समझाया और नरमी से बात की। कुछ गलती हो गई है क्या माँ जी मुझसे? आज मैं दुकान गई थी। दुकान? आपने देखा? हाँ, सब देखा। कैसे वो कसाई तुझे डांट रहा था, कैसे तू रोते हुए भी बर्तन मांज रही थी। काम तो करना ही पड़ेगा ना माँ जी, वरना घर कैसे चलेगा? अपने पुराने संदूक से एक पोटली निकालती है और सरिता के हाथों में रख देती है। ये मेरी जिंदगी भर की पेंशन है। मैंने सोचा था मेरे मरने के बाद काम आएंगे, लेकिन अगर तू रोज वहाँ मरती रही तो इन पैसों का क्या करूँगी? कल से तू उस कसाई की दुकान पर नहीं जाएगी। तो हम खाएंगे क्या? तूने वो अंगीठी बनाई थी ना, चिराग को बहुत पसंद आई थी। तू अंगीठी बना और उसे बेच, अपना काम शुरू कर। सड़क के नुक्कड़ पर अपनी अंगीठी जला, चाय बेच और इज्जत की रोटी कमा। माँ जी, आपने मेरे लिए इतना किया। चुप कर, अब रोना नहीं। मैंने तुझे बहुत सताया है सरिता, पर आज मैंने देख लिया कि दुनिया कितनी जालिम है। अब मेरी बहू किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगी। तू अपनी मालकिन खुद बनेगी। उस दिन सरिता ने जाना कि असली आग कोयले में नहीं, हमारे हौसलों में होती है। जिस औरत के हाथ बर्तन धोते धोते पत्थर हो गए थे, उसी ने अपनी तकदीर को मोम की तरह पिघला दिया। सास का एक फैसला और बहू की हिम्मत, यही है इस घर की असली दौलत। क्योंकि जब औरत औरत का सहारा बन जाए तो कोई भी ठंड उसे जमा नहीं सकती। आलू पूरी की खुशबू और इंसानियत की ताकत। गांव का नाम था सोनपुर, छोटा सा गांव जहां लोग कम बोलते थे लेकिन दिल से रिश्ते निभाते थे। इसी गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे सुमन अपना छोटा सा सब्जी पूरी का ठेला लगाती थी। सुमन का पति रघु 2 साल पहले एक भयानक हादसे का शिकार हो गया था। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। कमर से नीचे उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। कभी खेतों ने दिन भर मेहनत करने वाला रघु अब चारपाई से उठने तक को दूसरों का मोहताज हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी सुमन के कंधों पर आ गई थी। सुमन, आज ज्यादा मत थकना, तेरे हाथ कांप रहे हैं। थकूंगी नहीं तो घर कैसे चलेगा रघु? और बिटिया की दवा भी तो लानी है। उनकी 8 साल की बेटी गुड़िया, मासूम चेहरा, लेकिन शरीर कैंसर से लड़ रहा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ऑपरेशन ही आखिरी उम्मीद है। ऑपरेशन में करीब 2 लाख लगेंगे। देर हुई तो मुश्किल बढ़ जाएगी। सुमन के दिमाग में डॉक्टर की वो बात घूम रही थी कि ऑपरेशन में 2 लाख लगेंगे। 2 लाख? सुमन के लिए ये रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। सुमन अपना काम खत्म करके घर जाती है। माँ, आज पूरी बहुत अच्छी थी। हाँ बेटा, सबने तारीफ की थी दुकान पर। माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? सुमन ने बेटी को सीने से लगा लिया। हाँ मेरी जान, तू जरूर ठीक होगी। मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। गांव वालों को सच्चाई पता चलती है कि सुमन की बेटी को कैंसर है। फिर भी अगले दिन उसने चूल्हा जलाया, कढ़ाई चढ़ाई और ठेला खोल दिया। ढाबे का नाम था
माँ अन्नपूर्णा आलू पूरी भंडार। बैठ जाइए काका, गरम गरम आलू पूरी है। आज सब्जी कम डाली है क्या सुमन बेटी? माफ करना काका, आज आलू कम थे। सुमन ने कभी किसी से अपनी मजबूरी नहीं कही। वो बस चुपचाप काम करती रही, सुबह की पहली रोशनी से शाम के आखिरी धुएं तक। कभी आटे में नमक कम पड़ जाता तो कभी उसकी आंखों का नमक ज्यादा हो जाता, पर हाथ कभी नहीं रुके। दिन गांव की सरपंच कमला देवी सुमन की ठेले पर आईं। उन्होंने सुमन की आंखों की थकान पढ़ ली। सुमन, सच सच बता, बिटिया की तबीयत कैसी है? पहली बार सुमन अंदर से टूट सी गई। कैंसर है दीदी, ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन सुमन जब अपने घर के बाहर निकली तो उसने देखा गांव के काफी लोग और सरपंच उसके घर के सामने खड़े थे। तभी सरपंच आगे बढ़ीं। उनके हाथ में एक थैला था। उन्होंने वो सुमन की ओर बढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा, ये लो सुमन, पूरे 2 लाख रुपए हैं। गांव के लोगों ने मिलकर इकट्ठा किए हैं। अब तुम्हें अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे लूँ ये सब? ये मदद नहीं है सुमन, ये पूरे गांव का प्यार है। ये गांव की बेटी के लिए दुआ है। आज तू ले ले, कल किसी और की मदद कर देना। क्योंकि जहां इंसानियत जिंदा हो वहां उम्मीद कभी अपाहिज नहीं होती। उस दिन सुमन ने सिर्फ पैसों का सहारा नहीं लिया था, उसने पूरे गांव का साथ अपने दिल में उतार लिया था।